हेलो स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने कल कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, इसके सारे फॉर्मूले किए थे। मैं एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक रहेगा दैट इज वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो करेंगे। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इसमें काफी कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते टाइम। और मैंने आपको कहा था प्रेफरेंस शुड ऑलवेज बी गिवन टू द डिविडेंड वैल्यूएशन अप्रोच। ईपी अप्रोच तभी लगानी है जब क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हो या डिविडेंड किसी तरीके से ना निकल रहा हो। एक्स वाई जेड लिमिटेड इज करंटली अर्निंग, कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है दैट इज 1 लाख। मैं एक बार क्वेश्चन लिख रहा हूं सारा। नंबर ऑफ शेयर्स 10,000, इक्विटी शेयर्स की बात कर रही है, 10,000 नंबर है। मार्केट प्राइस पर शेयर एमपीएस इज 80 रुपीज। द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन स्टेबल एंड द पे आउट रेशियो, पे आउट मीन्स डीपी रेशियो इज 100%। ए पार्ट। सेकेंड पार्ट, also calculate the cost of equity if DP ratio is 60%, R is given as 15%, internal rate of return. Now calculate the cost of equity. Students क्या करते हैं, इतना तो चलो दिमाग लग जाता है कि नेट प्रॉफिट दिया, नंबर ऑफ शेयर दिया, यहां से ईपीएस निकल जाएगा। चलो पहले हम ईपीएस निकालने की कोशिश करते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, 10 रुपए आ गया। अब वो क्या करते हैं, बड़ा सिंपल है, ईपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस इंटू 100 करके आंसर निकल जाता है। और फर्स्ट केस में हमारा आंसर बुक के आंसर से टैली भी हो जाता है, जबकि ये अप्रोच गलत है। मैंने आपको कहा था ऑलवेज ट्राई टू अप्लाई द डिविडेंड वैल्यूएशन अप्रोच रादर देन ईपीएस अप्रोच। ईपीएस तक तो हम पहुंच गए, ठीक हो गया, चलो ये भी ठीक है, हमारे पास ईपीएस भी आ गया 10 रुपए। के ई का फॉर्मूला ट्राई करो ये वाला लगे। D1 के मैंने आपको बड़े सारे फॉर्मूले का रिपीट कराए थे, उनमें से एक फॉर्मूला था ईपीएस इंटू डीपी रेशियो। ईपीएस 10 इंटू डीपी रेशियो, फर्स्ट केस कर रहे हैं अभी 100%। बाई चांस D1 भी 10 आ गया। ग्रोथ का फॉर्मूला कराया था B इंटू आर। बी इज रिटेंशन, डीपी से उल्टा होता है रिटेंशन। अगर डीपी 100% है तो रिटेंशन 0 इंटू आर 15% है, तो ये भी 0 हो गया। अब लगा लेते हैं यहां फॉर्मूला, 10/80 इंटू 100 प्लस 0, तो 10/80 इंटू 100 प्लस 0 इट इज 12.5%। वो इसलिए टैली कर गया हमारा आंसर क्योंकि यार D1 और ईपीएस सेम बन गया, 100% डीपी रेशियो थी। लेकिन सेकंड केस में सेम नहीं बनेगा। अब सेकंड केस करते हैं, लो ईपीएस 10, डीपी रेशियो इज 60%, दैट मींस 6। अब यहां मेरा आ गया 6/80 इंटू 100, यहां ग्रोथ भी निकल जाएगा, रिटेंशन इज 40 एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, ये भी 6% आ गया, ये भी 6% बन गया। परसेंटेज में निकाल लिया, एक परसेंटेज में ले लिया, एक बिना परसेंटेज के, ताकि परसेंटेज में आंसर आ जाए, नहीं तो आपको उसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 प्लस 6 इट इज 13.5
5%, ये बी का आंसर आ गया। सो ये नहीं कि ईपीएस देखा और फटाफट फॉर्मूला लगा दिया। ऑलवेज ट्राई टू अप्लाई द फॉर्मूला D1 अपॉन एमपीएस इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट। D1 इज ईपीएस इंटू डीपी रेशियो, और ग्रोथ का फॉर्मूला मैंने कल आपको लास्ट टॉपिक में कराया था, रिटेंशन बी इंटू आर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मैंने ये डिविडेंड वैल्यूएशन वाले चैप्टर में भी कराया था, डिविडेंड पॉलिसी में गॉर्डन की अप्रोच से। ये ग्रोथ के फॉर्मूले और केई के फॉर्मूले सारे के सारे ये गॉर्डन अप्रोच से ही निकले हुए हैं। आई थिंक ये हमें क्लियर हो गया। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड या एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज ओवरऑल। ओवरऑल मींस टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसे हम वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, जिसे हम फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। बड़ा आसान है, इसको हम डिनोट करते हैं के ओ से। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बड़ा सिंपल है, क्योंकि जो हमने टॉपिक अभी तक किए हैं उसी का यूज होगा। हमने 4 सोर्सेज की कॉस्ट निकाल ली। कॉस्ट ऑफ बोरोड कैपिटल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल सारे केसेस कर लिए। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल सारे केस कर लिए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिविडेंड वैल्यूएशन अप्रोच भी कर लिया, अर्निंग वैल्यूएशन अप्रोच भी कर लिया। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स वो तो पता ही है कि के आर इज इक्वल टू के ई। सबकी इंडिविजुअली कॉस्ट हमने हर सोर्स की निकाल ली। अब जो फर्म का टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके अंदर सिर्फ इक्विटी नहीं होगी, सिर्फ डेट नहीं होगा, सिर्फ प्रेफरेंस नहीं होगा, या सिर्फ रिजर्व नहीं होगा, सबका मिक्सचर होगा। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होगा जिसमें डेट भी होगा, इक्विटी भी होगी, प्रेफरेंस भी होंगे, कुछ रिटेन्ड अर्निंग्स भी होंगी। अब मुझे फर्म की टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर का ही कॉस्ट निकालनी है, जिसे हम बोलते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इंडिविजुअल सोर्स की कॉस्ट नहीं निकालनी, कंपनी के पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपोजिशन की, पूरे टोटल कंपनी का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसकी कॉस्ट निकालनी है, उसे हम बोलते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसमें हमें कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। बड़े आसान कॉलम है। फर्स्ट कंपोनेंट्स, सॉरी कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल। सेकंड इनकी बुक वैल्यू, जिसे हम फेस वैल्यू, कोई प्रीमियम नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं। फिर वेट, जिसे हम डब्ल्यू बोलते हैं। फिर आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल हर सोर्स की, जिसे हम एक्स बोलते हैं, फिर डब्ल्यू एक्स। अब सपोज मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर में 10% डेट है, 8% प्रेफरेंस है, इक्विटी शेयर कैपिटल है और रिजर्व्स है। बुक वैल्यू लेनी है प्लीज। अभी सेकंड केस भी कराऊंगा जहां उसमें वो स्पेसिफाई कर देता है क्वेश्चन में कि मार्केट वैल्यू लो। पहले मैं सिंपल बुक वैल्यू ले रहा हूं। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख, टोटल 10 लाख। वेट निकालते हैं, प्रपोर्शन डेट अपॉन टोटल इंटू 100। इंटू 100 ना करो, पॉइंटों में रहने दो। 0.2, 0.4, 0.3, सम ऑफ द वेट इज ऑलवेज 1। पता लगा ये कैसे निकला है? दिस इज ऐसे निकला है 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख। ये कैसे निकला है? 2 लाख
divided by 10 lakh and so on, and sum of the weight is always 1. रीजन being सारे प्रपोर्शन 10 लाख के प्रपोर्शन में है. निकल गया. बुक वैल्यू यूज करनी है डब्ल्यू के लिए. कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने सबकी निकाल ली. के डी ए, के पी, के ई, के आर, सबके फॉर्मूले आपको पता ही है, मैं दोबारा नहीं बता रहा. जैसे हमने पहले किया इंडिविजुअली सबके फॉर्मूले लगा के उनकी कॉस्ट निकालो. फिर डब्ल्यू ये परसेंटेज में ही रहने देना. फिर डब्ल्यू एक्स दोनों मल्टीप्लाई कर देना. इसका समेशन कर देना. ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला है सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू. यही आंसर आ गया क्योंकि सिग्मा डब्ल्यू तो 1 है. बड़ा सिंपल है. सो सिर्फ 1 2 3 4 5 कॉलम बनेंगे. कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल, यहां गलती होती है, बुक वैल्यू लेनी है, कोई प्रीमियम, कोई डिस्काउंट, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं. फिर वेट इसी का बुक वैल्यू और कॉस्ट, फिर डब्ल्यू एक्स और उसका समेशन करेंगे. दैट इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल गया. और आपने नीचे नोट में स्पेसिफाई भी करना है फॉर डब्ल्यू हमने बुक वैल्यू यूज की है, फॉर एक्स हमने मार्केट वैल्यूज यूज की है, क्योंकि नीचे हर जगह मार्केट वैल्यू ही यूज होती है. फॉर्मूलों में तो कहीं हमने बुक वैल्यू यूज ही नहीं की. जैसे कॉस्ट ऑफ डेट में इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड मींस मार्केट वैल्यू. डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स, डीपीएस अपॉन एमपीएस, और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के इक्वल ही होती है. तो एक्स के लिए हमने मार्केट वैल्यूज यूज की है, डब्ल्यू के लिए हमने बुक वैल्यू यूज की है. दोनों को मल्टीप्लाई किया, वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया. नाउ weighted cost of capital using market values as weights. अब उसने स्पेसिफाई कर दिया कि बुक वैल्यू नहीं लेनी, यहां भी मार्केट वैल्यू लेनी है. अब यहां आपको मार्केट वैल्यूज लेनी पड़ेंगी. मतलब जहां जहां प्रीमियम है ऐड करो, जहां डिस्काउंट है लेस करो, फ्लोटेशन कॉस्ट है लेस करो. तो मार्केट वैल्यूज यूज करनी है. और वेट भी फिर आप मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही कैलकुलेट करोगे. एक्स में तो यूज ही मार्केट वैल्यू करते हो. आगे डब्ल्यू एक्स हो गया. अब यहां इफ स्पेसिफाइड, बड़ा सिंपल हो गया. लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया तो वेट निकालते टाइम बुक वैल्यू, अदरवाइज अगर स्पेसिफाई कर दिया तो मार्केट वैल्यू. और आपको नीचे नोट में लिखना भी है कि हमने फॉर डब्ल्यू मार्केट वैल्यूज, फॉर एक्स भी मार्केट वैल्यूज यूज किया है. नाउ यहां एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाती है. कई बार क्वेश्चन में मार्केट वैल्यूज 2 दी होती हैं. कौन कौन सी मार्केट वैल्यूज? बट इन दिस केस जब मार्केट वैल्यूज एज वेट, समटाइम्स 2 मार्केट वैल्यूज आर गिवन. One at which company issued the securities, premium, discount, flotation cost. Second, the prevailing market price in capital market. Prevailing market price in capital market, stock market. अब बड़ी प्रॉब्लम आ गई. उसने कहा मार्केट वैल्यूज एज वेट यूज करो. 2 मार्केट वैल्यूज है. अब कौन सी यूज करें? यहां हम कैपिटल मार्केट रेट्स यूज करते हैं.
जो प्रिवेलिंग स्टॉक मार्केट में, सपोज 100 रुपए का शेयर है, 110 का ट्रेड हो रहा है मार्केट में, तो 110। और यहां जो हम फॉर्मूलों में यूज करते हैं, यहां तो कंपनी जिस रेट पर इशू करती है, ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कंपनी की मार्केट वैल्यूज यूज करेंगे। तो इस केस में हमने क्या करना है, फॉर W कैपिटल मार्केट रेट्स be used, and for X market value at which company issued the securities be used। यहां तो हमेशा कंपनी वाली मार्केट प्राइस लेनी है, यहां भी कंपनी वाली लेनी है, पर अगर कैपिटल मार्केट की वैल्यूज दी हैं तो कैपिटल मार्केट वैल्यूज यूज कर लेना, बाकी WX आंसर आ जाएगा। हमारे पास सबसे यही इंपॉर्टेंट दो केसेस थे और हमने दोनों में अपने अपने कॉस्ट निकाल ली। यहां हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने सारे सोर्सेज की भी निकाल ली, वेटेड कॉस्ट भी निकाल ली और उसके दोनों केसेस कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।